सकते हैं। अब बड़ी हैरानी से पहले वाला पूछता है, जो चीज अतीत में घट चुकी है उसे कोई कैसे देख सकता है? तो पहला कहता है, बिल्कुल देख सकते हैं। एक मशीन है जो अतीत में घटी हुई घटनाओं को दिखा सकती है, जिसका नाम है क्रोनोवाइजर। आइए जानते हैं पूरा मजा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेटिकन सिटी कैथोलिक्स यानी क्रिश्चियंस के लिए एक होली प्लेस है, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि वेटिकन सिटी के नीचे अंडरग्राउंड एक किला है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हथियार बंद गार्ड्स के जिम्मे है। पर वहाँ पर ऐसा क्या है जो उसे जमीन के नीचे बनाने की जरूरत पड़ी, और क्यों आम पब्लिक को वहाँ पर नहीं जाने दिया जाता? तो ये हाई सिक्योरिटी जगह है एपिस्टोलिक आर्काइव। अब ये क्या चीज है? कंक्रीट और मोटे स्टील की दीवारों से बने इस किले में वातावरण को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी भी लगी है। अब जरा आप सोचिए, हथियार बंद गार्ड्स, कैमरे, थर्मल स्कैन, रेटिना स्कैन, फिंगरप्रिंट स्कैन और वातावरण को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी। अगर किसी चीज के पीछे इतना सब कुछ लगाया जाए तो कुछ तो खास होगा। तो वेटिकन सिटी के चर्च ने हजारों सालों से इकट्ठा किए गए कपड़े, कागज, किताबें और आर्ट इफेक्ट्स को यहाँ पर संग्रहित करके रखा हुआ है। और ये बात चर्च ने ही बताई है, जिसके पीछे उन्होंने लॉजिक दिया है, ट्रस्ट मी ब्रो। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऐसे मामलों में नेवर ट्रस्ट योर ब्रो, ऑलवेज ट्रस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिन्हें आप वेरीफाई कर सके। अब ऐसी एक अफवाह बहुत सालों से सर्कुलेट हो रही थी कि वेटिकन सिटी के पास इस किले के अंदर एक ऐसी मशीन है जो इतिहास में किसी भी समय पर हुई घटनाओं को देख सकती है, जिसको हमेशा चर्च ने डिनाई कर दिया। ये बोला अपने पास ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वेटिकन सिटी के एक प्रीस्ट ने अपनी एक किताब में ये दावा कर दिया कि इस किले के अंदर वो मशीन मौजूद है और उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। अब इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको दो आदमियों के बारे में बताया था। अब बारी है उनके बारे में जानने की, क्योंकि उनमें से एक ने इस मशीन को बनाया था। पेलेग्रिनो अर्नेटी, इनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री, फिजिक्स की डिग्री, आर्ट्स एंड म्यूजिक की डिग्री होने के साथ साथ चर्च के लिए रेपिटर फादर का ओहदा भी था। अब जिससे ये क्रोनोवाइजर के बारे में बात कर रहे थे वो थे फादर ब्रून। जब अर्नेटी ब्रून को क्रोनोवाइजर के बारे में बताते हैं और ये कहते हैं कि उसे मैंने बनाया है, तो ब्रून को लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो मजाक नहीं कर रहे थे। अब ब्रून ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि अर्नेटी एक सीरियस इंसान है, वो इस तरह के मजाक नहीं करते। हालांकि ब्रून को यकीन तो नहीं आता, लेकिन वो पूछते हैं क्या बाइबल में बताई हुई घटनाएं असलियत में घटी थी? अब अर्नेटी बताते हैं कि बाइबल में जो भी घटनाएं दी हुई हैं, वो सारी उन्होंने क्रोनोवाइजर पर अपनी आंखों से देखी है। अब ब्रून अर्नेटी से कहते हैं कि देखिए, आप एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, लेकिन इस तरह की मशीन बनाने के लिए जो नॉलेज चाहिए, मुझे शक है कि आप ये काम अकेले कर सकते हैं। और ब्रून सही थे, क्योंकि अर्नेटी ने ये काम अकेले नहीं किया था, बल्कि ये 12 वैज्ञानिकों की टीम ने मिलकर किया था, जिनमें से एक थे नाजी वैज्ञानिक जो बाद में चल के नासा के डायरेक्टर बने, यानी वर्नर वॉन ब्राउन, और दूसरा नामी ग्रामी चेहरा था एनरिको फर्मी का। एनरिको फर्मी ये वो इंसान थे जिन्होंने दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था, यानी शिकागो पाइल 1, और इन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। और अगर आप इनके बारे में ये सब नहीं जानते तो आपने फर्मी पैराडॉक्स का नाम तो जरूर सुना होगा, जिसके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। अब 12 वैज्ञानिकों की टीम में 2 ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने अपने दम पे पूरी दुनिया बदल दी थी। एक ने तो हमें स्पेस में पहुंचा दिया और दूसरे ने हमारे हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी थमा दी। अब अगर ऐसे 2 नाम क्रोनोवाइजर से जुड़ जाएं तो दाल में जरूर कुछ काला है। आइए अब जानते हैं इस सब की शुरुआत कैसे हुई थी। 1952 में अर्नेटी कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में पुरानी कैथोलिक रिकॉर्डिंग को रिस्टोर करने का काम कर रहे थे, और ये रिस्टोरिंग का काम करते हुए उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था कि अगर नेचर को समझना है तो उसे फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की नजर से देखो। अब अर्नेटी को ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन ही है, तो क्या हो अगर पास्ट में पैदा हुए फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को हम किसी तरह से एक्सेस कर पाएं, जिससे हम पास्ट में हुई घटनाओं को देख पाएंगे, जिस तकनीक को आज के समय में हम इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना कहते हैं। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा साइंस फिक्शन यानी भूतिया चीजों से जुड़ा हुआ है। आपको अगर इसकी डिटेल जाननी है तो इंटरनेट में बहुत सारी वीडियो है। अब क्योंकि अर्नेटी के पास पैसा और पावर दोनों थे, तो वो 12 वैज्ञानिकों की एक टीम इकट्ठा करते हैं जो इस प्रोजेक्ट पे काम करती है। अब अर्नेटी आगे बताते हैं कि ये टीम मिलकर एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो गई थी जो अतीत में घटी हुई किसी भी घटना से जुड़े हुए वाइब्रेशन को बड़ी आसानी से एक्सेस करके उसकी पिक्चर एक स्क्रीन पर दिखा सकती थी। अब ब्रून इस स्टोरी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, तो वो पूछते हैं कि उस डिवाइस का तुमने क्या किया? तो अर्नेटी बताते हैं कि यह डिवाइस बनाने के बाद इसे वो पोप फ्रांसिस के पास लेकर गए, जिन्होंने जब इसे देखा तो उन्होंने ये कहा कि तुमने क्या बना दिया। इस मशीन के बारे में अगर दुनिया को पता लग गया तो जिसके भी हाथ ये लगेगी वो इसे ताकतवर हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा।
करेगा तो इस मशीन को तुरंत तोड़ दो, इसे डिसमेंटल कर दो। अब जिनको ये समझने में दिक्कत आ रही है कि ऐसी मशीन एक हथियार के रूप में कैसे प्रयोग की जा सकती है, तो उन्हें मैं समझा दूं। मान लेते हैं कि आपके कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें आप राज ही रखना चाहते हो और वो दूसरे को पता लग जाए, तो वो इंसान जिसको ये राज पता लग गए हैं वो आपकी इस इंफॉर्मेशन के साथ आपसे क्या क्या करा सकता है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। अब ब्रून अर्नेटी से कहते हैं कि आपकी बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बहुत बुरा हुआ कि ऐसी मशीन बनाकर मिटा भी दी गई और उसके अस्तित्व के कोई सबूत भी नहीं है। तब अर्नेटी कहते हैं दोस्त सबूत है, और अर्नेटी उन्हें अपने साथ ले जाकर कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हैं और बताते हैं कि ये उस समय के रियल फोटोग्राफ्स हैं जिस समय जीसस का क्रूसिफिकेशन हुआ था। और वो ये भी बताते हैं कि ये मशीन कभी भी डिसमेंटल नहीं की गई, बल्कि चर्च ने इसे अपने कंट्रोल में लेकर इस किले के अंदर छुपा दिया। अब इस घटना के बहुत साल बाद सन 2002 में ब्रून ने किताब पब्लिश करी जिसमें उन्होंने क्रोनोवाइजर के बारे में बताया। उन्होंने इस किताब में वेटिकन सिटी के छुपे हुए राजों के बारे में बताया। उन्होंने अर्नेटी के बारे में बताया जिन्होंने क्रोनोवाइजर की खोज की थी। अब अर्नेटी और ब्रून दोनों ने अपने मरते वक्त तक क्रोनोवाइजर की कहानी को पूरा सपोर्ट किया। अब देखिए ये दोनों तो इस दुनिया से चले गए हैं, बल्कि हर वो इंसान इस दुनिया से जा चुका है जो इस मशीन से किसी भी रूप में जुड़ा हुआ था। तो इसको वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप दूसरे नजरिए सोचे कि दो हाईली एजुकेटेड और वेल रेप्यूटेड ऐसे लोग जिनकी समाज में बहुत ज्यादा इज्जत है, वो एक छोटे से झूठ के लिए अपनी पूरी इज्जत को दांव पर क्यों लगाएंगे। इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि इंसान बहुत अजीब अजीब हरकतें करते हैं, तो क्या पता ये भी एक झूठ हो। अब क्रोनोवाइजर के पीछे जो साइंटिफिक रीजन दिया गया है, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का, वो लॉजिक तो बिल्कुल ठीक है। और ये बात भी सही है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी मशीन आ जाए जिसकी मदद से हम अतीत में पैदा किए गए वाइब्रेशन को एक्सेस कर पाए, जो कि कर सकते हैं, तो शायद ऐसा हो जाए कि अतीत में घटी हुई घटनाओं को हम देख पाए। वैज्ञानिक सिद्धांतों के हिसाब से तो ऐसा पॉसिबल लगता है, 100% गारंटी नहीं है, पर जितनी अपनी विज्ञान की समझ है उससे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है। और अगर आप फोनोग्राफ के बारे में जानते हो, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा खोजा गया फोनोग्राफ जो दुनिया की पहली रिकॉर्डिंग मशीन है, तो आप ये बात समझ सकते हो कि हर चीज वाइब्रेशन को स्टोर करके रखती है। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की। तो देखिए, मुझे इस कहानी पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। उसके कई कारण हैं। पहली चीज, जितनी भी फोटोग्राफ ये कहकर सर्कुलेट की गई थी कि ये क्रोनोवाइजर से ली गई है, वो सारी की सारी डिबंक हो चुकी है, यानी कि फेक निकली है। दूसरी चीज, जिन लोगों का भी क्रोनोवाइजर को बनाने में इन्वॉल्वमेंट बताया गया है, उनमें से आज के समय में एक भी जिंदा नहीं है। तो आखिर इस तरह की चीजें मार्केट में क्यों छोड़ी जाती है? देखिए, उसका बड़ा सीधा सिद्धांत है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर किसी तरह से आप ये साबित कर दें कि आप किसी का दिमाग पढ़ सकते हैं, लोगों का भविष्य जान सकते हैं, लोगों का भविष्य बता सकते हैं, तो भाई साहब करोड़ों लोग लाइन लगाकर आपके पीछे पीछे चलने को तैयार हो जाएंगे। और मुझे किसी का नाम लेकर उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को आप जानते भी होंगे। देखिए, साइंस और फिक्शन के बीच में एक बहुत ही पतली सी रेखा है। जो चीज साबित हो जाए वो विज्ञान, और जो साबित ना हो उसे साबित करने के पीछे लगा हुआ है विज्ञान। बोले तो फिक्शन, जो हमारी और आपकी इमेजिनेशन से निकलता है। और जो लोग इमेजिन नहीं कर सकते, तो भैया एल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से उन्हें विज्ञान को समझने में दिक्कतें तो आएंगी। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।